आप सभी को नमस्कार। बीएन मंडल विश्वविद्यालय के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर शशांक मिश्रा। आज भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित बंधों के बारे में आप लोगों से इस ऑनलाइन मंच पर चर्चा करूंगा। उम्मीद है आप सभी इस ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19 में आप सभी लोग सकुशल रहे होंगे। आज के हमारे ऑनलाइन क्लास का विषय है भारतीय संविधान में नागरिकता। नागरिकता शब्द यानी सिटीजनशिप शब्द के आशय कानूनी होते हैं। एक संवैधानिक आशय होता है। किसी भी व्यक्ति का स्टेटस किसी भी एक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत यदि वो रहता है तो या तो वो नागरिक है या फिर गैर नागरिक होता है। नागरिकता से आशय ये है कि वो उस राज्य व्यवस्था या उस भू क्षेत्र पे स्थापित जो वहाँ की पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था है, उसके अंतर्गत वो वहाँ के विभिन्न नागरिक अधिकारों को धारण करता है। उस आधार पे वो विदेशी नागरिकों से या गैर नागरिकों से उसको स्पेशल दर्जा दिया जाता है, विशेष दर्जा दिया जाता है, जिसकी वजह से उसको विभिन्न प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उसको विभिन्न प्रकार के धार्मिक अधिकार हो या फिर प्रॉपर्टी रखने या ज़मीन खरीदने का अधिकार हो, इस तरह के कुछ विशेष ऐसे अधिकार जब मिल जाते हैं, जो कि वहाँ की राज्य व्यवस्था में सिर्फ उसे ही दिया गया होता है, न कि जो विदेश से आए लोग होते हैं या फिर दुश्मन देश से आए हुए लोग होते हैं, उन लोगों को ये नहीं दिया जाता है। नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है, निश्चित ही राज्य की उत्पत्ति के साथ शुरू हुआ था। जब यूनान में पॉलिस स्टेट हुआ करते थे, उस समय जो नागरिक माने जाते थे, उसमें दो तरह से के लोग होते थे। एक जो थे वो राज्य के नागरिक थे और दूसरे ऐसे थे जो कि गैर नागरिक थे। गैर नागरिकों में हम उस समय के दौर में स्त्रियों को रखा जाता था, दासों को रखा जाता था। वहाँ की जो सामान्य जो आर्टिसन जनता है, जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्शन का काम करती थी, किसान वगैरह थे रखे थे। यानी नागरिक उसमें वही होता था जो कि पढ़ा लिखा हो, जो कि स्टेट अफेयर्स को, राज्य के विभिन्न कार्यों को जानता हो, उसके और क्या नियम होते हैं उसको जानता हो, वो बौद्धिक हो, उनको ही नागरिक माना जाता था। और वे सभी लोग कानून बनाने से संबंधित जो राज्य के विभिन्न प्रकार के काम होते हैं उनसे संबंधित सारे कार्यों को वो करते थे। लेकिन उस समय गैर नागरिकों का आशय ये कदापि नहीं था कि उनको वो जो सामान्य अधिकार नागरिकों को मिले हुए हैं उससे वो उतर। नागरिकों का आशय वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसी व्यवस्था तो थी, लेकिन वो नागरिकों के लिए थी और वो डायरेक्ट ही अ, राज्य के कार्यों के संचालन में अपना योगदान किया करते थे। धीरे धीरे एक आगे के विकास में जैसे जैसे संविधान का विकास हुआ, राज्यों का विकास हुआ, उसी आधार पे नागरिकों को कितने लायल हैं, उनको कितना अधिकार मिलना चाहिए, उस राज्य व्यवस्था से, उस देश के इतिहास से संबंधित वे उनका कितना समर्पण है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए, साथ ही सुरक्षा की भावना को भी देखते हुए, नागरिकों को एक विशेष प्रकार का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए और इसके साथ-साथ उनको अन्य जो विदेशी नागरिक हुए या जो असुरक्षा की भावना से देखते हुए जो शत्रु देश के जो नागरिक होते हैं या गैर मुल्कों के जो नागरिक होते हैं, उनसे उनको इतर अधिकार प्रदान किए गए कि जो कि निश्चित ही उनके अधिकारों से यानी विदेशियों के अधिकारों से ज़्यादा था। यानी नागरिकता कोई भी नागरिक हो या नागरिकता वो प्रावधान है जो कि उस राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं और उस पंजीकरण की वजह से उनको गैर विदेशियों से ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि वो आस्था रखते हैं उस देश के संविधान और उस देश के प्रति जिसके वे नागरिक हैं। ये सबसे पहली और एक सशक्त शर्त है कि आप जिस भी देश के नागरिक होंगे, जहाँ पे आपका पंजीकरण होगा, जिस देश में आप या तो बाय बॉर्न हो गए हों, चाहे जैसे भी हों, आप नागरिक यदि हैं, तो आपको उस देश के संविधान में, उस देश की राज्य व्यवस्था में आपको आस्था रखनी ही रखनी है और इसी आधार पे, इसी शर्तों के आधार पे वो देश आपको नागरिकता देता है। तो सबसे पहली शर्त ये होती है और इस आधार पे जितने लोग जो दूसरे देशों के नागरिक हैं, वो भी यहाँ के नागरिक नहीं हो सकते हैं। यानी किसी एक देश का नागरिक दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता है क्योंकि एक व्यक्ति 2 देशों के संविधान में, वहाँ की राज्य व्यवस्थाओं में अपनी आस्था प्रकट नहीं कर सकता है।
भारत के संविधान में नागरिकों से संबंधित जो प्रावधान है वो पार्ट 2 में ही दिया गया है। भारत के संविधान के पार्ट 1 जो स्टेट एंड उसके विभिन्न प्रकार की यूनियन टेरिटरीज हैं उसके बारे में परिभाषा करता है और विभिन्न प्रावधान देता है। जबकि भारतीय संविधान का भाग 2 जो है जिसमें आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। हम सभी को यह पता है कि 1947 या उससे कुछ पहले से भारत में दो राष्ट्र बनाने का, जिसमें भारत और पाकिस्तान थे, मांग बहुत ही तेजी से हो गई थी और मुस्लिम अपने एक अलग देश की अपने धर्म के आधार पर एक अलग प्रकार की राष्ट्रीयता देते हुए एक अलग देश की मांग कर रहे थे, जिससे कि भारत का जो पूरा जो ब्रिटिश भारत था उसकी जो पूरी परिधि थी उसमें विभिन्न प्रकार से जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई विभिन्न प्रकार के धार्मिक संप्रदाय के लोग थे, ऐतिहासिक एकता से संबंधित लोग थे, जिनको देखते हुए जब दो राष्ट्र बनना था तो उनका माइग्रेशन किस आधार पे होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान से भारत आना था, बहुत सारे लोगों को भारत से पाकिस्तान जाना था, बहुत सारे लोग जो दूसरे देशों में रहते थे जबकि वो भारतीय ओरिजिन के थे वो भारत के संविधान में आस्था रखते थे, बहुत सारे लोग इसी के इतर पाकिस्तान में आस्था रखते थे, बट नेचुरल था। और इस आधार पे सभी लोगों की एक परिभाषा करनी आवश्यक हो गई थी, जिससे ये इंगित हो सके कि ये अमुक व्यक्ति भारत का नागरिक है या फिर पाकिस्तान का नागरिक है या फिर किसी अन्य देश का नागरिक है, क्योंकि कोई भी देश की जो सजीव कड़ी होती है वो वहाँ के नागरिक ही होते हैं और नागरिकों के आधार पे ही राष्ट्र जीवंत होता है। इस चीज़ को देखते हुए हमारे संविधान में सबसे पहले तो एक भौगोलिक क्षेत्रफल को परिभाषित किया गया था भाग 1 में, जिसमें स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज थी, जिसके बारे में मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों को बताया है। इसी के साथ पार्ट 2 में सीधे सीधे सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान रखे गए, यानी भारत की आज़ादी के तत्काल बाद कौन कौन से लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे, आगे किस प्रकार से नागरिकता का रेगुलेशन होगा, विभिन्न प्रकार से के कानून बनेंगे और आवश्यकता अनुसार उसको कौन संशोधित करेगा। इस प्रकार के सारे प्रावधान हमारे संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक दिया गया है। इसमें नागरिकता से संबंधित सारी परिभाषाएं हैं और उससे संबंध में विभिन्न विवेचनाएं दी हुई हैं। भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 5 है वो सीधे कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ यानी 26 जनवरी के 1950 से सीधे वो परिभाषित कर देता है कि कौन कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि भारत के नागरिक नहीं होंगे। इसके बारे में वो परिभाषा दे दी गई है, यानी वो सभी लोग जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 तक भारत के टेरिटरी में हुआ हो, जो कि भारत के टेरिटरी के अंतर्गत का मतलब ये कि जो नया भारत बन रहा है उसके अंतर्गत हुआ हो। टेरिटरी ऑफ इंडिया जो शब्द यूज किया गया है, जो कि ब्रिटिश भारत से ना होकर के जो बाद में पार्टीशन के बाद का जो भारत था उसमें उनका जन्म हुआ हो, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। या फिर उनके किसी एक एंसेस्टर या पेरेंट्स का जो जन्म हुआ हो वो भारत के अंतर्गत, इस भारत के क्षेत्र के अंतर्गत हो, या फिर ऐसे लोग जो कि भारत के क्षेत्र में उस संविधान के शुरू होने के साथ साथ रह रहे हों और 5 साल से वो यहाँ पे रह रहे हों, ऐसे लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। ये व्यवस्था आर्टिकल 5 करता है, यानी आर्टिकल 5 के अंदर 3 प्रावधान है। पहला, जिनका जन्म भारत के क्षेत्र में हुआ हो, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ वो भारत के क्षेत्र में जन्मे हुए हों, या फिर भारत के क्षेत्र का आशय जो है वो नए भारत से संबंधित था। इसी के साथ साथ ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स कोई भी एक या फिर दोनों भारतीय क्षेत्र में जन्मे हुए हों वो भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। या फिर ऐसे लोग जो भारत के परिधि में, यानी इंडिया दैट इज भारत की परिधि के अंतर्गत वो रहते हों और 5 साल से वो यहाँ पे रह रहे हों, जिनके पास इसका प्रमाण हो, वो सभी लोग अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पे आस्था अपनी रखते हैं तो ये सभी लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। यह व्यवस्था आर्टिकल 5 करता है। लेकिन इसी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको पाकिस्तान जाना था, लेकिन इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत वो यहाँ पे रह रहे थे, तो उनके लिए ये परिभाषित किया गया कि वे सभी लोग जो कि 19 जुलाई 1948 तक अगर वो वहाँ माइग्रेट कर गए हैं, 1948 के पहले तक वो माइग्रेट कर गए, उनको हम
नहीं मानेंगे, लेकिन उसके बाद वाले जो लोग हैं उनको भारत के नागरिक के अंतर्गत, लेकिन वे सभी लोग जो कि पाकिस्तान से भारत माइग्रेट स्थिति तक हो गए हों, वो सभी लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे, यानी उस ब्रिटिश भारत के या फिर पाकिस्तान के वो नागरिक जो कि इस तिथि तक यानी 19 जुलाई 1948 तक भारत के अंतर्गत माइग्रेट हो गए हैं, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। ऐसी व्यवस्था आर्टिकल 6 करता है। इसी के साथ ऐसी भी व्यवस्था है कि ढेर सारे सेटलमेंट जो हुए जो कि 1948 के साथ-साथ ऐसे भी थे जो लोग वहाँ चले गए थे, लेकिन उनको वापस भी आना पड़ा था। और इस तरह क्योंकि जो बाउंड्रीज थी उनके अंतर्गत जो विवाद थे वो आपस में भारत और पाकिस्तान ने धीरे-धीरे अपनी सीमाओं के चिन्हांकन के क्रम में ये भी इंगित किया था कि ये क्षेत्र हमारा है और ये आपका है, और इस क्रम में आपस में जो भू क्षेत्र थे जो पहले निर्धारित थे उससे कुछ अंतर हो गया, जिसकी वजह से फिर से माइग्रेशन जो है एक रिवर्स माइग्रेशन की भी स्थिति पैदा हुई थी। तो इसी आधार पे वे सभी लोग जिस आधार पे माइग्रेट कर गए थे लेकिन वो वापस भारत आ गए थे, आर्टिकल 7 उन लोगों की भी व्यवस्था करता है कि ये सभी लोग जो रीसेटलमेंट के बाद जो भू स्थिति बनी थी उस आधार पे जो लोग भारत में आए हैं वो भी भारत के नागरिक माने जाएंगे, बशर्ते कि वो वही इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के अंतर्गत वो सभी लोग भारत के ब्रिटिश इंडिया के नागरिक रहे हों। इसी के साथ जो आर्टिकल 8 है, जो 8वीं हमारी 8वां अनुच्छेद है, उसके अंतर्गत ये ऐसी भी व्यवस्था है कि इस पूरे बंटवारे के दौरान या फिर इस जो सारी राजनीतिक परिस्थितियां जन्म ली थी 1945 के बाद से लेकर लगातार, उसमें ये था कि बहुत सारे लोग भारत पहले से थे, वो या तो वो भारतीय भू क्षेत्र के अंतर्गत रहते थे, लेकिन वे किसी तीसरे देश में रहते थे, चाहे वो ब्रिटेन हो जाए या अमेरिका हो जाए या इस तरह से, चाहे वो व्यापार से संबंधित काम करते हों या अपने रोजगार के लिए वो वहाँ गए हों, लेकिन वो चाहते थे कि वो हम इंडियन नागरिक बने। इन लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई कि आप इस देश के नागरिक हो सकते हैं, भारत के नागरिक हो सकते हैं। इसके लिए उन देशों में जैसे पुर्तगाल एक हमारी एक टेरिटरी के रूप में जो गोवा है वैसे उससे भी संबंधित था, या किसी अन्य ब्रिटेन हो गया या ऐसे देश, वहाँ पे जो व्यवस्था की गई है जो एम्बेसी में, भारतीय एम्बेसी में, वहाँ पे जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि हम इस भू क्षेत्र में जन्म लिए हैं, इसे या फिर हमारे एंसेस्टर इनसे संबंधित हैं और हम यहाँ पे आस्था रखते हैं, और हमारा रजिस्ट्रेशन करके हमको वहाँ पे जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो सभी लोगों को ये हुआ कि हम अब इस देश के नागरिक यानी भारत के नागरिक बनना चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था की गई, यानी भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय ऐसे भारत के नागरिक जो कि किसी अन्य देश में थे उनकी व्यवस्था आर्टिकल 8 के तहत 8वें आर्टिकल के तहत की गई है, जिसमें भारतीय नागरिकता वहाँ के संबंधित एम्बेसी से, कॉन्सुलेट से जो भी अधिकारी नियुक्त भारत करता है उस वहाँ पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा करके वो वहाँ उस देश के नागरिक बन सकते हैं। ऐसी व्यवस्था आर्टिकल 8 में है। इसी के साथ आर्टिकल जो 9 है, 9 में ये व्यवस्था की गई है कि वे सभी भारत के नागरिक जो कि इन कानूनों के अंतर्गत, इन अनुच्छेदों के अंतर्गत भारत के नागरिक हों, लेकिन कभी भी भविष्य में वो किसी अन्य देश के नागरिक यदि नागरिकता ग्रहण करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी नागरिकता भारत की अपने आप समाप्त हो जाएगी। यानी ये इंटरनेशनल लॉ में भी है कि यदि कोई देश का कोई नागरिक किसी दूसरे देश के नागरिक के अंतर्गत आस्था जताता है और वहाँ की नागरिकता ग्रहण करता है तो तुरंत उसकी वो पुराने देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है और दूसरे देश की नागरिकता उनके अंतर्गत उसको मिल जाती है। जैसे आप अदनान सामी को कहें, वो पाकिस्तान से इंडिया आया, यहाँ पे एक नेचुरलाइज यहाँ के सिटीजन वो हो गए क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन कराया अपना, और इस आधार पे उन्होंने नागरिकता मांगी। यहाँ पे उससे पहले जो तिथि थी उससे वो 1 साल के अंतर्गत फॉर्म भरने से पहले 1 साल कम से कम उनका निवास होना चाहिए, और उस आधार पे उन्होंने भारत सरकार से अपनी नागरिकता मांगी उन प्रावधानों के अंतर्गत, और जब उनको वो नागरिकता प्रदान की गई तो तुरंत ही वहाँ उनकी पाकिस्तान की नागरिकता ठीक उसी समय डिनाई कर दी गई है। वो फॉर्म में ही ये सारा कुछ मेंशन होता है कि कोई भी व्यक्ति एक देश का ही नागरिक होगा, और यदि वो किसी नए देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो पुराने देश की नागरिकता उसकी समाप्त मान ली जाती है।
इसी के साथ जो आर्टिकल 10 है वो कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप से संबंधित है, यानी नागरिकता का जो आशय है वो कोई भी व्यक्ति देश जो होता है वो दूसरे देश को उस देश के नागरिक की नागरिकता को हटा नहीं सकता है, उससे छीन नहीं सकता है। वो कंटिन्यूएंस उसका बना रहेगा, वो जो राइट्स है उसका, वो उस देश का नागरिक माना जाएगा, किसी भी तरह से उसकी नागरिकता को हटाया नहीं जा सकता है, जो कि वहाँ के जो इनबॉर्न सिटीजन्स हैं या फिर जो नेचुरलाइज सिटीजन्स हैं, सिर्फ उसी आधार पे जो नेचुरलाइज या रजिस्टर्ड जो सिटीजन्स हैं उनको हटाया जा सकता है, जो कि भारत की संसद जो आगे आर्टिकल 11 में है कि जो रेगुलेट करते हुए उन नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को नियमित करते हुए जो आगे चल के जो कानून बनाएगी, उस आधार पे यदि वो उससे पे खरा नहीं उतरता है तो उसकी नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। लेकिन सामान्य अर्थों में नागरिकता को खत्म नहीं किया जा सकता है, ये चाहे वो कितना भी कोई व्यक्ति गुनाह किया हो या फिर अगर कोई अपराधी भी है किसी प्रकार का, तो उनकी नागरिकता, अगर वो इनबॉर्न यहाँ का सिटीजन्स है तो उसकी नागरिकता, आप लोगों ने देखा होगा कि नागरिकता कभी नहीं छीनी जाती है, इस प्रकार का नहीं होता है। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कोई देशद्रोह का भी आप किसी को आरोप है तो उसकी नागरिकता नहीं हटाई जाती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये प्रोवाइडेड है कि आप उस देश कोई भी व्यक्ति जो वहाँ का नागरिक है, इनबॉर्न सिटीजन्स है, उनकी नागरिकता सामान्य अर्थों में नहीं छीनी जाती है। और यदि वो नेचुरलाइज सिटीजन है और वो कहीं गालमेल उसने किया हुआ है या फिर रजिस्टर्ड सिटीजन है और उसने कागजी हेर-फेर के द्वारा किया है, या फिर वो उस जो भारत प्रवास जो कुछ दिन तक, वो जितने दिन तक भारत में रहा है उतने दिन तक के बीच में जो आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन संसद ने ये कानून बनाया हमारी पार्लियामेंट में, उसमें वो कोई अपराध 2 साल 3 साल से ज़्यादा अलग अलग अपराधों से संबंधित में ये अलग अलग प्रावधान है जो कि संसद ने बनाया है, जो कि लॉ से संबंधित विषय है। यहाँ पे मूल आशय ये है कि नागरिकता जो होती है वो पंजीकृत और नेशनलाइज सिटीजन्स की बहुत ही सीमित अर्थों में, यदि उनमें कोई फ्रॉड पाया जाता है, कोई वो अपराधी होता है, कोई तथ्य छुपाया रहता है, उसी उन्हीं आधारों पे पार्लियामेंट उनकी नागरिकता को छीन सकती है। और यहाँ तक कि इनबॉर्न जो सिटीजन्स होते हैं, उनकी नागरिकता अमूमन ऐसा केस बहुत ऐसा आता ही नहीं है कि उनकी नागरिकता को राज्य वो ले सके, भले ही वो कोई अपराधी हो, किसी प्रकार का उसने उसने किया हो, लेकिन यदि वो यहाँ इस देश का नागरिक है और तो उसकी नागरिकता को राज्य नहीं छीन सकता है। ऐसा जो प्रावधान है वो आर्टिकल 10 में किया गया है। आर्टिकल 11 जो है वो हमारी नागरिकता से संबंधित अंतिम आर्टिकल है। इसके अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है कि हमारे देश की संसद ही इस देश में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को आगे चल के रेगुलराइज करेगी, नियमित करेगी, उसको किस प्रकार से संशोधन किया जाए या फिर उसमें और डिटेल किस प्रकार से विस्तृत रूप से समय के साथ-साथ जो डिमांड हो, जैसी माँगें हों, जैसी आवश्यकता महसूस हो, और उस आधार पे उसमें परिवर्तन करते हुए नागरिकता से संबंधित कानून हमारे देश की संसद बनाती है। इस आधार पे हमारे देश में गहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि हमारी संसद आर्टिकल 11 के अनुसार सिर्फ यही नियुक्त है नागरिकता से संबंधित प्रावधान को नियमित करने के लिए, उसके से संबंधित कानून बनाने के लिए। हमारे देश के राज्यों के विधानमंडल जो हैं, स्टेट असेंबलीज जो हैं, नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं बना सकते हैं। ऐसी व्यवस्था भारत के अंतर्गत नहीं है। इस वजह से हमारे देश में एक गहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसी को हम सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं, जो कि एक सशक्त यूनिटरी गवर्नमेंट का एक लक्षण होता है, जो कि संघवाद से इतर एक लक्षण होता है, जिसके अंतर्गत वो सिर्फ इस देश का नागरिक होता है। उस देश के नागरिक होने के साथ-साथ उस राज्य में भले ही वो डोमिसाइल होता है, वहाँ का निवासी किसी राज्य का हो सकता है, लेकिन उसके से संबंधित, उसके नागरिकता से संबंधित पहलुओं, सारे पहलुओं का जो पूरा नियंत्रण है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत कहें या फिर आप कहें कि इंडियन पार्लियामेंट के अंतर्गत है, जो संघ है, यूनियन है भारत का, उसके अंतर्गत रहता है, जिससे कि ये एक भारत का जो संघ होता है, वो एक ज़्यादा संघ को यानी केंद्र को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ मिली हुई होती हैं। इस प्रकार से ये थोड़ा-सा यूनिटरी चरित्र को भी परिलक्षित करता है। कुछ अपवाद भी इसमें हैं, जैसे आप देखें तो आर्टिकल 370 जो था, जो कि इस समय इस संविधान से हटा दिया गया है, उसमें ये व्यवस्था थी कि नागरिकता से संबंधित कुछ कानून जो है वो जम्मू कश्मीर की संसद बना सकती है, उसको रेगुलेट कर सकती है और उस सीमित आधार पे उनको वहाँ के
नागरिकता से संबंधित कानून बनाने के अधिकार की दिए गए थे। आर्टिकल 35A भी उससे संबंधित था, जो कि एक उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल में ना होते हुए भी उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा भी था, जिसको एक बैकडोर से जिसे कहा जाता है कि एक सिर्फ एक आदेश ला करके उसको संविधान के अंतर्गत घुसा दिया गया था। तो 370 और आर्टिकल 25A 35A सॉरी 35A इनको इसी अमेंडमेंट करते हुए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाते हुए इसको सीधे हटा दिया गया है, जो कि इस साल सिटीजनशिप अमेंडमेंट आया। आप लोगों ने देखा काफ़ी इस पे विवाद भी हुआ था इस देश में, ढेर सारे प्रदर्शन भी हुए थे, जिसके अंतर्गत 370 को 370 तो पिछले साल 2019 में हटाया गया और साथ में 35A को हटाया गया, जिसके साथ साथ राज्य के विधानमंडल यानी जम्मू कश्मीर को नागरिकता से संबंधित प्रावधान में संशोधन करने का अधिकार भी समाप्त हो गया। उसका जो स्पेशल दर्जा था वो समाप्त हो गया। और जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया है वो इस आधार पे वो अपने आप में ये व्यवस्था करता है कि भारत से जुड़े हुए जो पड़ोसी देश हैं, खासकर उसमें पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान, ये सारे देश जिसमें जो इनके जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, वो यदि यहाँ पे भारत में आते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन या नेशनलाइजेशन के द्वारा यहाँ पे नागरिकता की मांग कर सकते हैं। और यदि विधि सम्मत रूप से वो सब चीज़ें उनकी सही हैं तो उस आधार पे उनको नागरिकता दी जा सकती है। पहले इसमें विवाद धार्मिक वे सारे धार्मिक अल्पसंख्यक जो कि पीड़ित थे ये था। हालांकि पीड़ित होने की चीज़ें वहाँ भारत के संविधान में ये जो शब्द है वो हटाने के साथ उसमें ये व्यवस्था कर दी गई कि वे सारे धार्मिक अल्पसंख्यक जो कि भारत में आना चाहते हैं विभिन्न परिस्थितियों कारणों की वजह से, वो यहाँ पे अपने यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। एक डेट की व्यवस्था कर दी गई, जो कि यहाँ पे रिफ्यूजी के रूप में रह रहे हैं उनको भारतीय नागरिकता देने की भी व्यवस्था की गई, जिसका काफ़ी विरोध भी हुआ। इस तरह से हम देखें तो जो आर्टिकल 11 के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो उसको प्रभावी किया गया 2020। और लेकिन ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो भारतीय नागरिकता कानून जो है 1955 में ही भारत की संसद ने इन विभिन्न नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को और ज़्यादा विस्तृत रूप देने के लिए बनाया था। उसमें विभिन्न समय में 2002 में, 2005 में, 2015 में, फिर 2020 में विभिन्न प्रकार से उसमें संशोधन किए गए हैं। और उन संशोधनों के बाद एक अलग तरह की व्यवस्था सामने आई है, जिसको हम अभी अब आगे डिटेल में देखेंगे। लेकिन भारत के संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक की ये व्यवस्था है, जिसमें भारत क्षेत्र में सभी लोग निवास करने वाले लोग जो कि एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में निवास करते रहे हों, या इस देश में जन्मे हों, या फिर 5 साल से निवास कर रहे हों, या फिर उनके पेरेंट्स यहाँ पे रहे हों और वो किसी दूसरे देश में रहे हों, और तो वो रजिस्टर्ड रूप में यहाँ पे आ सकते हैं। ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए उन लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। साथ ही ऐसे लोग जो बाद में पाकिस्तान से भारत आए रिसेटलमेंट ऑफ टेरिटरीज के बाद उनके लिए वो व्यवस्था की गई। और ऐसे लोग जो कि दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे, जो भारत को छोड़ करके कहीं और की नागरिकता, जैसे यहाँ के लोग जो हैं वो पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण करते हैं, तो उन सारे लोगों की नागरिकता का खत्म किया जाना और वो सारे लोग जो वहाँ से यहाँ आए हुए हैं उन लोगों को यहाँ की नागरिकता दिया जाना, ये सभी कुछ आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक में इनका वर्णन किया गया है। इसी के साथ भारत की संसद ने जो अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के तहत भारतीय नागरिकता कानून बनाया था 1955 में, जिसमें समय समय पर विभिन्न अमेंडमेंट किए गए थे। और आज का जो युग है वो निश्चित ही ग्लोबलाइजेशन का युग है। आज हमारे पास हवाई जहाज है, हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैं, हमारे पास तीव्र गति से बात करने के लिए या फिर वीडियो कॉल करने के लिए या तमाम तरह से ऐसे हैं कि दुनिया जो है एक छोटे से ग्लोबल विलेज के रूप में हो गई है। और आर्थिक आवश्यकता हर एक देश के लिए है। तो ऐसे बहुत सारे भारतीय मूल के लोग जो थे वो भारत से अलग भारत के नागरिक तो पहले थे उनके पूर्वज, लेकिन वो भारत से बाहर चले गए या फिर मौजूदा समय में भी वो भारत के नागरिक हैं, लेकिन वो कहीं दूसरे देश में निवास करते हैं। इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के टर्म्स आते हैं, शब्दावलियाँ आती हैं और उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं, जिसमें एक जो शब्द आता है वो एनआरआई का है, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन। नॉन रेजिडेंट इंडियन उनको कहते हैं जो कि 3 महीने या 182 दिन से ज़्यादा समय के लिए भारत से बाहर जा कर के कार्य करते हैं
और जो वीज़ा लेकर के वो दूसरे देशों में वो गए हुए होते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय से संबंधित हो गया या फिर विभिन्न प्रकार के वो चाहे वो यूनाइटेड नेशंस से के अंतर्गत काम करने गए हों, जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, इनमें काम कर रहे हो। इनसे संबंधित प्रावधान जो है वो उनको एनआरआई कहा जाता है, वो उस देश के नागरिक होते हैं। एनआरआईज़ की खासियत ये होती है कि वो 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए वो बाहर विभिन्न कार्यवश गए हुए होते हैं, लेकिन वो इस देश के नागरिक होते हैं। जबकि एक जो टर्म आता है पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिन या ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इन दोनों को 2002 में पर्सनल ऑफ इंडियन ओवरसीज और 2005 में ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए थे, जिसमें ऐसे लोग जिनका मूल वंश हो या फिर उनके पेरेंट्स हो, वो भारत के अंतर्गत कभी रहे हों, उनकी आस्था रही हो और वो बाहर जाकर के कहीं और बस गए हैं, वो अपने जो पुराने देश में वो सीमित अर्थों में उनको कुछ दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया, यानी वो जिस देश के नागरिक हैं, वहाँ के नागरिक रहेंगे, लेकिन जैसे कि एक व्यवस्था होती है, यदि एक देश का नागरिक दूसरे देश में जाना चाहता है, तो वो वीज़ा लेता है उस देश के पॉलिटी से संबंधित वहाँ की सरकार से, वो अपना एक किस पर्पज़ से वो उस देश में जा रहा है, चाहे वो भ्रमण के लिए जा रहा हो, घूमने के लिए जा रहा हो, किसी कार्य के लिए जा रहा है, कोई भी पर्पज़ हो, उसको बताते हुए वो उतने कितने दिनों तक रुकेगा, इस सब की व्यवस्था की जाती है। यानी वो परमिशन के द्वारा ही एक देश का नागरिक दूसरे देश के नागरिक में जाते हैं, जिनको हम वीज़ा कहते हैं। वो वीज़ा से संबंधित नियम जो होते हैं काफ़ी विभिन्न देशों के साथ कठोर होते हैं, विभिन्न देशों के बीच में बहुत ही सरल और आसान होते हैं। उसको और आसान करने के लिए जिसका महत्वपूर्ण कारण ऐसे विभिन्न देशों में, दुनिया के विभिन्न देशों में बसे हुए लोग जो कि भारतीय मूल के हों, भारत में आस्था रखते हों, जिनके एंसेस्टर्स यहाँ पे रहे हों, जिनके पूर्वज यहाँ पे रहे हों, उनको वीज़ा के नियमों में सहूलियत देना, यहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट में, भारत की अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट में भागीदारी देना, एक कल्चरल उनके अंदर एक बॉन्ड विकसित करना और आर्थिक रूप से और ज़्यादा उनका सहयोग ले सकना, एक टूरिज़्म जो होता है उसको उसको बढ़ावा देना, इन सभी कार्यों के लिए जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या पीआईओ या फिर ओवरसीज ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इस प्रकार की दोहरी नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए। इसमें दोहरी नागरिकता से ये आशय कहीं नहीं है कि वो भारत के भी नागरिक हो गए अपने उस देश के साथ-साथ, बल्कि सिर्फ ये है कि उनको वीज़ा के नियमों में विभिन्न प्रकार के सीमित अर्थों में यहाँ पे संपत्ति क्रय करना या फिर अपना इन्वेस्टमेंट करना, यहाँ पे भ्रमण करना, यहाँ पे रहना, इन सब क्षेत्रों में उनको विभिन्न प्रकार से सहयोग भारत की तरफ से दिया जाने लगा और नियमों में ढील दी गई और इस आधार पे इन 2 अलग तरह के कैटेगरीज़ के भी सिटीज़न्स जो हैं भारत के अंतर्गत, हालाँकि वो सिटीज़न्स नहीं हैं, वो किसी एलियंस ही माने जाएँगे, गैर मुल्क के ही लोग हैं, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन से संबंधित हैं। ये अलग कैटेगरीज़ उनको दी गई और सीमित अर्थों में उनको हम लेमैन के आधार पे दोहरी नागरिकता तो कह सकते हैं, लेकिन वो दोहरी नागरिकता नहीं है, वो अपने मूल देश वो अपने देश के अंतर्गत जिसमें वो रजिस्टर्ड हैं, वो वहीं के नागरिक होते हैं, लेकिन वो भारत में अपनी वीज़ा के नियमों के ढील के तहत वो बार-बार भारत आ सकते हैं। एक निश्चित समय तक भारत के नागरिकता से संबंधित कानूनों के अंतर्गत वो यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या फिर सीमित अर्थों में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सब कुछ ऐसे प्रावधान किए गए, लेकिन ये सब कुछ इन आधार पे किया गया कि भारत के जो आंतरिक सुरक्षा है उस पे किसी प्रकार का कोई फ़र्क ना पड़े और ये सभी कुछ जो है व्यवस्थित रूप से हमारे भारतीय नागरिकता कानून में इसका वर्णन किया गया है। तो हम ये देखें कि एनआरआई जो होते हैं वो हमारे देश के सिटीजन्स होते हैं, जबकि जो 2015 में भारतीय नागरिकता कानून में संशोधन हुआ उसके अंतर्गत ये हो गया कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गए या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, इन दोनों को एक ग्रुप में कर दिया गया और एक कैटेगरी बना दी गई और उनको एक साथ रखते हुए विभिन्न प्रकार के नियमों में ढील यहाँ पे, चाहे वो वीज़ा के नियमों में हो, चाहे वो यहाँ बिजनेस करने से संबंधित हो, यहाँ पे टूरिज्म से संबंधित हो या सांस्कृतिक सहयोग से संबंधित हो, उनको विभिन्न प्रकार की छूट दे दी गई। यानी एक तरह से वो यहाँ के भी एक सेकेंडरी या फिर लिमिटेड स्तर पे यहाँ के नागरिक उनको माना जाने लगा, जिसको हम दोहरी नागरिकता के रूप में कहते हैं। हालाँकि वो यहाँ के पूर्ण नागरिक
मैं फिर से कहता हूँ कि वो नहीं माने जाते हैं। वो अपने देश जहाँ पे वो रजिस्टर्ड नागरिक हैं, वो वहाँ के ही नागरिक होंगे। हाँ, उनकी ओरिजिन है, ऐसा तमाम देशों ने धीरे-धीरे ये कानून ये चाहे वो यूरोप हो या बड़े देश हों, उन्होंने टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, एक देश से दूसरे देश को सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, अपने जो वंशजों को की जो बॉन्डिंग है, उनको बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक रूप से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए, तमाम देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए इस प्रकार की जो दोहरी नागरिकता से संबंधित प्रावधान या नागरिकता के नियमों में ढील, वीज़ा के नियमों में ढील का जो प्रावधान है, वो देना शुरू किया इस आधार पे। तो ये सारे जो कानून बने, वो कानून हमारे अ नागरिकता से संबंधित भारतीय नागरिकता कानून 1955 जो मूल कानून है, उसके अंतर्गत उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। इसी के साथ नागरिकता जो होती है, वो हम बाय बर्थ अगर किसी देश में रहते हों, तो बाय बर्थ हम उसकी नागरिकता, अगर हमारा जन्म उस देश में हुआ हो, यानी हम भारत के नागरिक हैं। यदि हमारा जन्म भारत में हुआ हो, तो एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर हम अगर कोई इस देश का नागरिक हो, नागरिक नहीं हो, उसके माँ-बाप में से कोई एक यहाँ का नागरिक हो और यहाँ पे 5 साल या फिर 7 साल या जैसा भी प्रावधान किया गया उस आधार पे यहाँ पे रहता हो, और वो उसका जन्म यहाँ पे, उसके पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पे रहे हों, तो वो एक रजिस्ट्रेशन द्वारा, आवेदन द्वारा वो यहाँ पे भारत का नागरिक बनने की बन सकता है। ये सारे प्रावधान, या फिर कोई किसी दूसरे देश की यहाँ का जो पुरुष है, किसी दूसरे देश के पुरुष या स्त्री, कोई भी हो, अगर दूसरे देश के पुरुष या स्त्री से शादी कर लेता है, तो इस प्रकार के जो रिलेशन बनते हैं, उस आधार पे ये रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत नागरिकता दी जाती है, जिसमें उनको एक निश्चित अवधि तक, कई मामलों में 5, कई मामलों में 7 साल तक उनको यहाँ पे रहना आवश्यक होता है। और इस आधार पे फिर वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा करके भारत के नागरिक बन सकते हैं, बशर्ते कि उनको अपनी पुरानी देश की जो भी नागरिकता है, वो अडॉप्ट नहीं करेंगे, उनको वो छोड़ना पड़ता है। इस आधार पे रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के आधार पे नागरिकता दी जाती है। एक अन्य कैटेगरी है नेचुरलाइजेशन की, यानी कि एक प्राकृतिकीकरण के द्वारा जो नेचुरलाइज्ड जो सिटीजन्स होते हैं, इस आधार पे भी नागरिकता दी जाती है, यानी उनका किसी भी तरह से कोई बॉन्डिंग नहीं है किसी, यानी वो उनके एंसेस्टर्स यहाँ पे नहीं रहते हैं, उन्होंने अपनी शादी यहाँ नहीं की है, लेकिन ये वो यहाँ के संविधान में आस्था रखते हैं, वो यहाँ पे निवास करना चाहते हैं, और इस आधार पे यदि उनको यहाँ पे नागरिकता दी जा रही है, तो वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन कहे जाते हैं। इनको आवेदन करने से पूर्व कम से कम 1 साल तक यहाँ रहना होता है, और इस आधार पे फिर इंडियन गवर्नमेंट उनके तमाम पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए, उनके पूरे प्रोटोकॉल को देखते हुए, वो उनको यहाँ की नागरिकता प्रदान कर सकती है। ये नेचुरलाइज्ड वे में अपने आप को, यानी इस आधार पे जो नागरिकता मिलती है, वो नेचुरलाइजेशन का आधार है नागरिकता प्राप्त करने का। इसी के साथ यदि भारत का जो कोई नागरिक है, वो दूसरे देश का नागरिक बन जाता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। इसी के साथ ये पंजीकृत हों, चाहे नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स हों, यानी इस आधार पर जिसको ये नागरिकता दी जाती है, वो नागरिकता यदि विभिन्न प्रकार के प्रावधानों के अंतर्गत है, यानी जो विदेशी राज्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जितने भी अन्य देश हैं भारत के साथ जिनके संबंध हैं, वो उनकी 2 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी जो है वो मित्र राष्ट्र की होगी, और दूसरी जो है शत्रु स्टेट की हो सकती है। तो ये नेशनलाइज्ड सिटीजन्स या फिर रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो नागरिकता जिनको प्रदान की जाती है, इन दोनों ही कैटेगरीज में जो फ्रेंडली स्टेट्स हैं, उनको बहुत ही आसानी से वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वो यहाँ पे यदि रह रहे हैं और यहाँ पे संविधान में आस्था रखते हैं, तो उनको नागरिकता बहुत ही आसानी से दे दी जाती है। और यदि वो शत्रु देश के हों, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से का कोई नागरिक हो और इस आधार पे यहाँ की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो, तो उससे संबंधित प्रावधान कठिन होते हैं, और उनको बहुत ही आसानी से नेचुरलाइज्ड आधार पे या रजिस्ट्रेशन के आधार पे नागरिकता लेना काफ़ी मुश्किल होता है। ये सारा प्रावधान हमारे नागरिकता कानून में, भारतीय नागरिकता कानून 1955 के अंतर्गत विभिन्न संशोधनों के माध्यम से ये किया गया है। सीएए जो है, उसमें एक कड़ी के रूप में है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि वास्तविक रूप से जो 1955 का जो भारतीय नागरिकता कानून है, उसका परिवर्तन करते हुए विभिन्न पाकिस्तान से हो गया, अफगानिस्तान से हो गया, बांग्लादेश से, इनसे संबंधित जो देश हैं, इन देशों के में जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, जो कि
भारत में निवास कर रहे हैं, उनकी एक डेट है, उस डेट के आधार पे वो यदि भारत के अंतर्गत हैं और वो आवेदन करते हैं, तो उनको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ऐसी व्यवस्था यानी लेकिन वो विधिसम्मत रूप से वो भारत में आकर के रिफ्यूजी के रूप में या तो शरणार्थी के रूप में रह रहे हों या वीज़ा के थ्रू वो बार-बार अपना एक्सटेंशन करवाते हुए रह रहे हों, इन सभी लोगों को नागरिकता भारत सरकार प्रदान कर सकती है, चाहे वो किसी धर्म के रूप में हो, चाहे किसी भी अन्य किसी भी धर्म के अंतर्गत वो आते हैं। तो इस आधार पे ये नागरिकता से संबंधित विभिन्न इनके पहलू हैं जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है और इसी के साथ-साथ भारत के अंतर्गत जो नागरिकों के जो व्यवस्था की गई है जिसमें भारतीय नागरिकता कानून है, इसके विभिन्न पहलुओं को हम लोगों ने देखा है। आगे चल के हम भारतीय संविधान के विभिन्न अन्य पहलुओं को, विभिन्न अन्य चैप्टर्स को हम देखेंगे। ये सब कुछ अगले क्लासेस में होगा। नमस्कार।